हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर अपने सब्जेक्ट का एनवायरमेंटल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। हम इसके अंदर अपने यूनिट फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन का परिचय शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको आपका पूरा सिलेबस दिखा देती हूँ कि आपका ईवीएस का सिलेबस क्या है। तो इसके अंदर हमारी 4 यूनिट आती है। फर्स्ट यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़, सेकेंड यूनिट है हमारी इकोसिस्टम। और एक और बात फ्रेंड्स, मैंने ना आपको आपका जो सिलेबस है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर मैंने ये आपको ट्रांसलेट करके दे दिया है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम सिलेबस देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना इंग्लिश मीडियम वाला सिलेबस देख सकते हैं। एंड थर्ड यूनिट है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज। फोर्थ जो यूनिट है हमारी उसका नाम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल, पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो है हमारी फर्स्ट यूनिट कौन सी हमारी फर्स्ट यूनिट जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर, और एक एक करके मैं आपको ऐसे आपकी सारी की सारी यूनिट्स कंप्लीट करा दूंगी। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि पूरे सिलेबस के नोट्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में रेडी है हमारे पास। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से नोट्स को ले सकते हैं, वरना आप हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से भी आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट फर्स्ट। तो पहला जो हमारा स्टार्ट करने वाले हैं, पहले समझने वाले हैं पर्यावरण शब्द का मतलब कि पर्यावरण शब्द होता है क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो पर्यावरण शब्द जो है परि प्लस आवरण इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो परि शब्द का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है चारों ओर। तो परि शब्द का मतलब होता है चारों ओर प्लस आवरण, आवरण का मतलब है घिरा हुआ। तो अगर हम बोले पर्यावरण शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। इसका मतलब हम अपने चारों ओर जो भी चीज़ देखते हैं, हम जिन भी चीज़ों से घिरे हुए हैं वो हमारा पर्यावरण है। अब हम अपना नेक्स्ट शब्द पढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एनवायरनर, फ्रेंच भाषा का शब्द है। एनवायरनर एक शब्द है जो कि फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है घेरना या घिरा हुआ। एनवायरनर जो हमारा ये वर्ड है, जो हमारा शब्द है, इसका मतलब घेरना या घिरा हुआ होता है, जो कि आवरण का भी मतलब क्या होता है, घिरा हुआ। और इसी शब्द से एनवायरनमेंट शब्द बना है। तो फ्रेंड्स मैं एक बात क्लियर करूँ, एनवायरनर को हिंदी में आवरण बोलते हैं, यानी घिरा हुआ या घेरना। और जो हमारा एनवायरनमेंट है इसको हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूँ आवरण शब्द से पर्यावरण बना है और एनवायरनर से इंग्लिश में एनवायरनमेंट बना है, तो कुछ डिफरेंट तो मैंने कहा नहीं है, सेम बात है। तो एनवायरनर जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है जो कि हमें याद रखना है, और इसका मतलब होता है घेरना या घिरा हुआ, और इसी शब्द से हमारा एनवायरनमेंट शब्द बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु, यानी हमारी पृथ्वी पर हमारे चारों ओर जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जानवर, कीड़े मकोड़े, जितने भी जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उड़ने वाले जितने भी होते हैं, तितली वितली, सब इसके अंदर आ जाते हैं जीव जंतु में। नदियाँ, पेड़ पौधे, पहाड़, सड़क तथा भवन आदि जो हमें चारों ओर घेरे हुए हैं, अर्थात इन्हीं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। मतलब पर्यावरण शब्द का मतलब समझा है कि होता है क्या, हमारी पृथ्वी पर जो भी चीज़ें में घेरे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, नदियाँ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पहाड़ होते हैं, ये सब तो नेचुरल हो गए, यानी प्राकृतिक चीज़ें हो गई। अब जो अननेचुरल चीज़ें भी होती हैं, यानी कि जो प्राकृतिक नहीं भी होती, हम इंसानों द्वारा बनाई होती है, जैसे कि सड़कें हो गई, भवन हो गया, हमारी कारें हो गई, ये सब चीज़ें जो हो गई जो हमें घेरे रहते हैं, इन सबको मिलाकर पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के अंदर जैविक यानी कि नेचुरल एंड अननेचुरल दोनों चीज़ें आती है, जो कि प्रकृति भी होती है और अप्राकृतिक दोनों चीज़ें जो हमें जो घेरे हुए होते हैं चारों तरफ से, उन सबको पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण अध्ययन बहुशास्त्रीय विषय के रूप में, यानी पर्यावरण अध्ययन जब हम पर्यावरण को पढ़ने चलते हैं, जब हम पर्यावरण यानी हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें उन सबकी पढ़ाई करने चलते हैं, तो इसमें हमें बहुत सारे विषय पढ़ने पड़ते हैं। यानी ये जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है इसके अंदर बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान, यानी जब हम पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें हमें साइंस यानी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस दोनों के विषय शामिल होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान का कौन सा, जैसे कि हमें पता है भूगोल होता है, जिसमें कि हम ज्योग्राफी में हम छोटे क्लास में जब होते थे ना, तो हमें पर्यावरण जो हमारा चैप्टर होता था ये हमको
भूगोल में यानी कि ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब एक इसका अलग से सब्जेक्ट बना दिया गया है एनवायरमेंटल साइंस करके, जिसके अंदर हम अपने सिर्फ पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, जैसे कि अब लोग जो है पेड़ काटते जा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो लोगों के मन में ना पर्यावरण को जो महत्वता होती है वो कम होती जा रही है। तो लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी पर्यावरण को पढ़ाना शुरू कर दिया गया है, ताकि जो लोग हैं वो अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न अंग। अब जब हम पर्यावरण के अध्ययन करने चलते हैं तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, उसके विभिन्न अंग होते हैं। तो क्या क्या होते हैं उसमें? रसायन शास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल, स्वास्थ्य, कंप्यूटर, जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भौतिकी, अभियांत्रिकी, सांख्यिकी, समाजशास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट्स हमें पर्यावरण अध्ययन के अंदर पढ़ने पड़ते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पर्यावरण अध्ययन के घटक। क्या है पर्यावरण अध्ययन के घटक? यानी जब हम पर्यावरण के बारे में पढ़ने चलते हैं तो हमें ये 3 टॉपिक पढ़ने होता है, यानी पर्यावरण की पढ़ाई के लिए हमें ये पढ़ना होता है। पहला पर्यावरण पढ़ना पड़ता है, दूसरा पारिस्थितिकी, तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र। इन तीनों को हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो आज हम अपने इस चैप्टर में पर्यावरण को पढ़ने वाले हैं। हम अपने बाकी के इन दोनों टॉपिक्स को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी एंड पारिस्थितिकी तंत्र। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण के घटक। किसके घटक? पर्यावरण के घटक, यानी हमारा पर्यावरण किन किन घटकों से मिलकर बना है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था पर्यावरण अध्ययन के घटक, यानी जब हम पर्यावरण की स्टडी करने चलते हैं, उसको पढ़ने चलते हैं तो हमें उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण के घटक, यानी हमारे पर्यावरण में क्या क्या आता है। तो वो था पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या आता है, यह पर्यावरण के अंदर क्या क्या आता है। तो इसमें आते हैं हमारे 2 घटक, जैविक। पहला घटक होता है हमारा जैविक, दूसरा घटक होता है हमारा अजैविक। जैविक जो घटक होता है, जैविक का मतलब ही होता है जीवित, यानी जो चीज़ें जीवित हो वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अजैविक का मतलब होता है निर्जीव, यानी जो जीवित ना हो, तो वो हम इसमें पढ़ते हैं अजैविक में। अब जैविक यानी जीवित में क्या पढ़ते हैं हम? जैव मंडल, यानी इसके अंदर हम जीवों का मंडल पढ़ते हैं, यानी इंसानों का, जानवरों का, इन सब का जो जीव होते हैं उन सब का मंडल हम जैव मंडल में पढ़ते हैं। यानी अजैविक के अंदर हम 3 मंडल पढ़ते हैं, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, यानी हवा, पानी और भूमि। भूमि को ही स्थल कहते हैं। तो ये तीनों निर्जीव में आती है, यानी अजैविक मंडल में आती है, क्योंकि ये तीनों जीवित नहीं होता है। पता है हमारी जो हवा है, हमारा पानी है, भूमि है, ये जीवित थोड़ी है, ये सांस थोड़ी लेती है, तो इसलिए ये हमारे अजैविक घटक में आती है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला वायुमंडल, ठीक है। तो हम इस चैप्टर के अंदर अपने वो चारों के चारों मंडल पढ़ने वाले हैं, जैव मंडल, वायुमंडल, जलमंडल एंड स्थल मंडल। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले से वायुमंडल से। तो जो हमारा वायुमंडल होता है ये क्या होता है? वायुमंडल पृथ्वी चारों ओर से वायु की चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये चारों ओर से वायु से घिरी हुई है, ये जो है वायु से घिरी हुई है, तो इसी को वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर होते हैं। जितने भी जीव जीवित होते हैं, यानी कि हम जो जीव हैं, जैसे कि जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, हम इंसान हो गए, हम सबको जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है, क्योंकि वही वायुमंडल के अंदर ही तो हवा है जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे हम सांस ले सकते हैं, जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। तो इसलिए हम वायुमंडल पर निर्भर है, क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि वायुमंडल के अंदर हमें सांस लेने के लिए वायु मिलती है, इसी के अंदर ऑक्सीजन होती है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन को लेकर हम जिंदा रह सकते हैं, तथा सूर्य की किरणों से हमारी रक्षा करता है। जो हमारा वायुमंडल होता है ये हमें सांस लेने के लिए हवा तो देता ही देता है, ये हमें सूर्य की किरणों से भी बचाता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी हुई, ये हमारा वायुमंडल हुआ, ये सूरज की किरणें पड़ रही हैं। सूरज के अंदर कुछ ऐसी किरणें होती है जिनको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेस, जैसे कि पराबैंगनी किरणें। ये ऐसी किरणें होती है जो हम इंसानों के लिए या फिर दूसरे जीवों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो हमारे पृथ्वी के अंदर आने से पहले ये जो होती है ये वायुमंडल से छन कर आती है, और वायुमंडल के अंदर एक ऐसी परत होती है जिसको ओजोन परत बोलते हैं। तो ये ओजोन परत से छन कर आती है, तो जिससे क्या होता है, जो इसके ये नुकसानदायक जिससे हमें बीमारियां हो सकती हैं वो हमें नहीं लग पाती है, छन कर अंदर आती है, ठीक है। तो ये जो पराबैंगनी किरणें होती है इनसे हमें स्किन कैंसर हो सकता है, यानी स्किन वाला कैंसर हो सकता है, हमें ब्लड कैंसर हो सकता है, हमारी आंखों में इतनी तेज़ रोशनी आएगी कि हम अंधे हो सकते हैं, मोतियाबिंद हो सकता है, इस तरह बहुत सारी बीमारियां हो सकती है जिसका हम और हमारी स्किन से रिलेटेड यानी हमारी त्वचा, हमारी खाल से रिलेटेड तो हमें इतनी सारी बीमारियां हो सकती है जिसका कुछ कहना नहीं है।
तो इसलिए ओजोन लेयर एक होती है वायुमंडल के अंदर जो हमें ऐसी किरणों से बचाती है। तो इसलिए हमें बोला है कि सूर्य किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगर ये छनकर नहीं आएंगी ना, तो आपको पता है इतनी ज़्यादा सूरज की किरणें इतनी ज़्यादा प्रभावशाली होती है कि अगर ये बिना छने पृथ्वी पर आ जाएंगे तो हम इंसान जल तक सकते हैं। तो हमें बचाने के लिए वायुमंडल एक चादर की तरह हमें बचाता है। नेक्स्ट हमारा वायुमंडल की संरचना, यानी हमारा वायुमंडल किस किस से मिलकर बना है, इसकी संरचना कैसे हुई है। ठीक है, वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, यानी ये 5 परतों से मिलकर बना है। इसको 5 परतों में बांट दिया गया। 5 परतें, 1 2 3 4 5, ये इसकी 5 परतों में इसको बांट दिया गया। इसकी पहली परत है शोभमंडल। क्या है शोभमंडल? जैसे कि 1 2 3 4 5 5 परतें बांट दी गई, तो जो इसकी सबसे निचली परत होती है वो होती है हमारी शोभमंडल। पहली होती है शोभमंडल। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये नीचे धरती है, धरती पे हम रह रहे हैं, तो जो हमारे सबसे नज़दीकी परत होती है वो होती है शोभमंडल। शोभमंडल की ऊंचाई लगभग 10 से 13 किलोमीटर होती है, यानी हम इंसानों से 10 से 13 किलोमीटर ऊंची होती है शोभमंडल। मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओले गिरना आदि इसी में होती हैं। यानी हमारे मौसम से रिलेटेड, यानी मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, बारिश का होना, कोहरे का होना, ओले का गिरना, ये सब इसी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी शोभमंडल में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं। तो जो शोभमंडल होते हैं इसमें वायु जो होती है इससे हम सांस लेते हैं, यानी इसी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो होता है जिससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ही तो हम लेते हैं। तो ऐसा ही क्यों है कि इसी से हम सांस लेते हैं। अच्छा देखो, हम यहाँ पे हैं तो ये हमारे सबसे पास है, तो जो लेयर हमारे सबसे पास होगी वही तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से हवा दे पाएगी ना, हमें वायु प्रदान कर पाएगी ना सांस लेने के लिए, और इसी में सारे घटनाएं हो सकती हैं। तो इसीलिए शोभमंडल में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं। शोभमंडल में नाइट्रोजन जो होती है, शोभमंडल के अंदर अभी हमने बताया वायु जो होती है उससे हम सांस लेते हैं, तो इसके अंदर ज़रूरी तो नहीं है कि ऑक्सीजन ही होगी, इसके अंदर बहुत सारी गैसें प्रेजेंट होती है इस हवा के अंदर। तो जो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और दूसरी भी कोई गैसेज होती है। तो जो नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है, यानी 75% से भी ज़्यादा, 1/3 हिस्से, 3/4 हिस्से से भी ज़्यादा जो गैस होती है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन जो होती है वो 20.95, यानी मुश्किल से बोले तो लगभग 21% तक होती है। नेक्स्ट हमारा तथा अन्य गैसें, और जो दूसरी गैसें होती है हमारे वायुमंडल में वो होती है 1% पाई जाती है। जैसे कि हमारा वायुमंडल हो गया, शोभमंडल के अंदर हमें सारी गैसें पाई जाती हैं, तो इसके अंदर क्या होता है 78% तो होती है हमारी नाइट्रोजन। क्या होती है 78% तो होती है हमारी नाइट्रोजन, एंड 21% लगभग 20.95% होती है ऑक्सीजन, और 1% होती है दूसरी गैसें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है शोभमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान कम होता जाता है। अब जैसे हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है, धरती है हमारी, तो इससे जब ऊपर जाएंगे तो शोभमंडल आता है। तो शोभमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाता है जो तापमान होता है वो गिरता चला जाता है और कम होता जाता है। जैसे तापमान कम होता है तो ठंड बढ़ती चली जाती है। तो क्या होता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम ठंड बढ़ती चली जाएगी, तापमान गिरता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी दूसरी परत। हमारी दूसरी परत है समताप मंडल। ये शोभमंडल के ऊपर होती है दूसरी परत। पहली परत हमारी शोभमंडल, दूसरी हमारी समताप मंडल। तो इसका पहला पॉइंट है यह वायुमंडल की दूसरी परत है। तो जैसे मैंने बताया हमारी दूसरी परत है तथा यह शोभमंडल की समाप्ति से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। जैसे कि हमारी शोभमंडल है तो ये इतने सारे क्षेत्रफल में इतनी ऊंचाई तक फैली हुई है। तो जैसे ये ख़त्म होती है इससे लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक जो होती है यह हमारी समताप मंडल जो होती है ये फैली हुई होती है। तो समताप मंडल में ही 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। मैंने आपको बताया था हमारे वायुमंडल के अंदर ओजोन एक लेयर होती है वो पाई जाती है। तो वो ओजोन परत पाई कौन सी परत में जाती है, वो समताप मंडल के अंदर ही एक परत होती है ओजोन परत। ठीक है, तो समताप मंडल में जैसे कि ऊपर जाएंगे तो 20 से 30 किलोमीटर यानी यहीं पे कहीं बीच में ही कोई ओजोन परत पाई जाएगी। ठीक है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अभी मैंने आपको बताया था पराबैंगनी किरणें जो सूरज की किरणें होती है वो हमारे लिए कितनी नुकसानदायक होती है। तो यही ओजोन की जो परत होती है यही हमें इन किरणों से बचाती है। तीसरा हमारा पॉइंट है समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। वायुयान यानी कि जो एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं, शोभ मंडल में नहीं उड़ते हैं। किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। तीसरी परत जो है हमारी वो है मध्य मंडल। क्या है हमारी तीसरी परत है मध्य मंडल। पहली हमारी शोभ मंडल, दूसरी हमारी समताप मंडल, तीसरी होता है हमारी मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह ज़मीन से 50 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। जैसे कि हमारी ज़मीन है तो ये 50 से 80 किलोमीटर दूरी पर हमारी मध्य मंडल होती है। ठीक है, तीसरी जो हमारी परत होती है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मध्य मंडल में तापमान -100 से -90 डिग्री तक नीचे जा सकता है। यानी कि हमने अभी पढ़ा जैसे कि हम क्षोभ मंडल से ऊपर ऊपर चले जाते जाएंगे तो तापमान है वो कम होता जाएगा। तो सोचो ये तो क्षोभ मंडल से ऊपर जाने में तापमान कम हो रहा है, समताप मंडल से ऊपर जाएंगे और तापमान कम होएगा। जैसे ही हम अपने मध्य मंडल में है जो तापमान होता है वो -100 से भी -90 डिग्री तक आ जाता है, यानी 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। यानी 0 डिग्री पे इतनी ठंड होती है कि हम सहन नहीं कर सकते। तो सोचो -100 और -90 हम कैसे सहन करेंगे, इतनी ठंड होती है, हड्डियाँ जमाने वाली ठंड हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ जलवाष्प बादल के रूप में जम जाती है। अच्छा एक बात सोचो, जैसे कि हमारी जो जल वाष्प होती है हमारे पानी की जो भाप होती है, तो वो जैसे जैसे ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है मौसम जो है वो ठंडा होता जा रहा है, वहाँ का तापमान वो ठंडा होता जा रहा है। तो ऊपर जाके यानी मध्य मंडल में जाके जल वाष्प जो है उस ठंडे तापमान की वजह से जम जाती है वहीं पे और बादल का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ जलवाष्प बादल के रूप में जम जाती है तथा उल्कापिंड मध्य मंडल में आते ही भस्म हो जाते हैं। तो उल्कापिंड क्या होता है? उल्कापिंड वो पत्थर होते हैं जो हमारे स्पेस से अंतरिक्ष से हमारे पृथ्वी की ओर आकर गिरते हैं। तो वो जो उल्कापिंड होते हैं, जैसे समझो ये उल्कापिंड है, ये हमारे अंतरिक्ष से आ रहा है, तो ये हमारी क्या है मध्य मंडल है। तो ये मध्य मंडल में आते ही भस्म हो जाते हैं, ये हमारी पृथ्वी पर नीचे आ ही नहीं पाते हैं, ये ऊपर वायुमंडल में ही भस्म हो जाते हैं। तो ये जो परत हुई हमारी मध्य मंडल, ये हमारे लिए 2 कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, यहाँ पर बादल का निर्माण होता है, दूसरा यहाँ पे उल्कापिंड जो होता है वो भस्म हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मध्य मंडल में तरंगे भी पाई जाती हैं। मध्य मंडल के अंदर कुछ तरंगे भी पाई जाती हैं, इसलिए इन सब कारणों की वजह से, इन तरंगों की वजह से ये जो हमारे वायुमंडल है इसको अत्यंत अशांत क्षेत्र भी कहते जाता है। यानी इन तरंगों की वजह से वायुमंडल का सबसे अशांत यानी जिसमें शांति ना रहती हो ऐसा क्षेत्र कहा जाता है मध्य मंडल को। तो हमारे जो 4th परत यानी चौथी जो हमारी परत है वो है बाह्य वायुमंडल, थर्मोस्फीयर एंड तापमान। बाह्य वायुमंडल, थर्मोस्फीयर, तापमंडल ये तीनों एक ही हमारी चौथी परत का ही नाम है। पहली होती है हमारी क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी होती है हमारी बाह्य वायुमंडल भी कह सकते हैं, थर्मोस्फीयर भी कह सकते हैं, तापमंडल भी कह सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक नाम कह सकते हैं। यह वायुमंडल की चौथी परत है, जैसे कि मैंने भी बताया चौथी परत है, जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बहुत तीव्रता से बढ़ता है। अच्छा एक बात बताती हूँ, अभी हमने पहले पढ़ा था कि जैसे जैसे हम इन तीनों लेयर में ऊपर बढ़ते हैं तो तापमान घटता है यानी कम होता है, यानी ठंड बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर तापमान कम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस चौथी लेयर के अंदर जो तापमान होता है वो बढ़ता है। क्या करता है? बढ़ता है, यानी गर्मी बढ़ती है। तापमान के कम होने पर ठंड बढ़ती है, तापमान के बढ़ने पर गर्मी बढ़ती है। तो पहले तीनों लेयर के अंदर तापमान जो था वो कम हो रहा था, लेकिन इस चौथी परत के अंदर तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, इस परत का प्रयोग रेडियो संचार में होता है। ये जो हमारी चौथी परत है थर्मोस्फीयर, तापमंडल, इस वाली परत के अंदर रेडियो संचार होता है, इसका प्रयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है तथा आयन मंडल इसी परत का भाग होता है। अब हमारी जो 5वीं परत है वो है बहिर्मंडल। क्या है? बहिर्मंडल। पहली होती है हमारी क्षोभ मंडल, दूसरी समताप, तीसरी मध्य, चौथी बाह्य वायुमंडल और 5वीं होती है बहिर्मंडल। ये हमारी सबसे ऊपरी परत होती है, ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। मैंने आपको बताया था वायुमंडल 5 परतों से बना हुआ है, तो 5वीं और सबसे आखिरी परत होती है हमारी सबसे ऊपरी परत होती है बहिर्मंडल तथा यह वायु की पतली परत होती है, यह हवा की हल्की सी पतली सी परत होती है। इस परत में हीलियम तथा हाइड्रोजन जैसी हल्की गैस तैरती है। तो यह सबसे पतली परत है, तो इसके अंदर हल्की हल्की गैसें तैरती है। कौन सी? हीलियम और हाइड्रोजन बहुत हल्की होती है वेट में, वजन में, तो ये गैस इसके अंदर तैरती है, ये गैस प्रेजेंट होती है। तीसरा हमारा सैटेलाइट तथा अंतरिक्ष यान इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। अब जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के ऊपर ये हो गया हमारा बहिर्मंडल। क्या हो गया? हमारा बहिर्मंडल। तो हमारे इसी बहिर्मंडल के अंदर हमें ये जो हमारी सैटेलाइट होती है, हमारी पृथ्वी का आपने सुना होगा न्यूज़ पे कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर कभी कोई सैटेलाइट छोड़ दी जाती है, कभी कोई सैटेलाइट छोड़ दी जाती है। तो इन सैटेलाइट्स का काम होता है हमें हमारी जानकारी देना, जो जिस भी काम के लिए वो सैटेलाइट छोड़ी जाती है हमारी पृथ्वी के चारों ओर हमारे अंतरिक्ष में, तो ये सैटेलाइट इसी एक परत के अंदर छोड़ी जाती है, बहिर्मंडल परत के अंदर सैटेलाइट छोड़ी जाती है जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और हमें जानकारी देती है। ठीक है, और जो हमारे अंतरिक्ष यान होता है, जो अंतरिक्ष में जाने वाले यान होते हैं, वो भी इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। तो जलमंडल जो है हमारा, इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, जल, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल सभी जगह पाया जाता है। यानी कि जो हमारा पानी होता है वो स्थल मंडल यानी भूमि पर, जलमंडल और वायुमंडल यानी हवा में भी पाया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा
यहाँ तक कि हमारे शरीर की संरचना में 70% यानी 70% से अधिक जल पाया जाता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा कहता है यहाँ तक कि जो हमारा शरीर की बनावट है यानी हमारा जो शरीर है वो भी 70% से अधिक पानी से बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब अपना थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में मौजूद रहता है। वायुमंडल यानी जो हमारी हवा है उसके अंदर जो हमारा पानी होता है वो जलवाष्प यानी भाप के रूप में मौजूद रहता है और बादल निर्माण में मदद करता है। कैसे? मानिए ये हमारा समुद्र, नदी, कुछ भी है, लाइक पानी जैसे जहाँ पे पानी है वो है। ये हमारी सूरज की जो रोशनी होती है, किरणें जो होती है वो इसके ऊपर पड़ती है पानी के ऊपर। सूरज की किरणों की वजह से गर्म होकर जो हमारा पानी है वो भाप में भाप में बदल जाता है। ये जो भाप है हमारे हवा में जाती है यानी वायुमंडल में जाती है और यही भाप ऊपर जाके वायुमंडल में बादल की फॉर्मेशन करते हैं यानी बादल बनाते हैं। फिर उन्हीं बादलों से हमारी बारिश होती है। तो यही बोला गया है वायुमंडल में जल जो है जलवाष्प यानी भाप की रूप में मौजूद होता है और बादल निर्माण में मदद करता है जिससे पृथ्वी पर वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जमीन में मौजूद पानी पृथ्वी पर जनजीवन को आसान बनाता है। जमीन के अंदर जो हमारा पानी होता है, जैसे हमारे स्थल मंडल के अंदर जो पानी होता है, ठीक है, ज़मीन में जो पानी होता है, अभी हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है, मतलब फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है कि जो हमारा पानी होता है वो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों जगह होता है। तो ये अभी हमने पढ़ लिया वायुमंडल में कैसे होता है। अब हम पढ़ रहे हैं स्थलमंडल में कैसे होता है। स्थल का मतलब ये होता है ज़मीन, भूमि। ठीक है, तो जो जमीन में पानी जो होता है वो पृथ्वी पर जनजीवन को आसान बनाता है तथा फसलों, पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मृदा में पानी को 3 भागों में बांटा जाता है। किसमें? मृदा यानी मिट्टी में पानी को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे नीचे गुरुत्वीय जल, उसके ऊपर जल स्तर तथा सबसे ऊपर कोशिका जल। तो ये हमारी मिट्टी है। ठीक है, ये मैं सोचती हमारा स्थल है, मिट्टी है यानी हमारी। तो ये हमारी मिट्टी के अंदर जैसे कि पानी को बांटा गया 3 स्तर पे, 1 2, ये नीचे। तो जो सबसे नीचे वाला है इसको बोलेंगे गुरुत्वीय जल। क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय जल। उसके ऊपर वाला होगा जल स्तर और उसके ऊपर होगा कोशिका जल। ठीक है, तो यही बोला है हमारी मिट्टी के अंदर पानी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे नीचे गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय का मतलब क्या होता है? यानी जो ग्रेविटेशन होते हैं, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो वाला जल स्तर, कोशिका जल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कोशिका जल के कारण ही फसलों को मिट्टी में पानी मिलता है। यानी जो कोशिका जल होता है उसके कारण ही जो हमारी फसलें होती हैं वो मिट्टी से पानी ले सकती हैं। ठीक है, हमारी मिट्टी से जो पानी लेती है हमारी फसलें, तो वो कौन सा पानी लेती है? कोशिका जल लेती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, चलिए उसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जल में लगभग, हमारी पृथ्वी पर जितना भी पानी पाया जाता है, समस्त जल यानी जितना भी पानी है उसमें लगभग 97% भाग समुद्री जल का है। यानी ये हमारी पृथ्वी है, अगर मैं मानूँ ये 100% है पृथ्वी पे, तो जो इसका 97% पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये वाला, ये समुद्री जल है। क्या है? समुद्री जल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा समुद्री जल खारा होने के कारण मानव के उपयोग लायक नहीं होता। अब हमने भी पढ़ा है कि जो हमारा समुद्री जल होता है वो बहुत खारा होता है। खारा किस वजह से होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है। समुद्री जल की वजह से तो नमक बनता है। तो समुद्री जल खारा होने के कारण हम इंसान उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो खारा पानी है वो हमारे किसी काम का नहीं है। हम उससे ना हम उसे पी सकते हैं, हम उससे कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बर्फ़ और ग्लेशियर में कुल जल का लगभग 2% पाया जाता है। क्या? बर्फ़ और ग्लेशियर होते हैं जो बर्फ़ के बने हुए पहाड़ होते हैं ना, उनको ग्लेशियर बोलते हैं। बर्फ़ और ग्लेशियर जो है उनमें जल का कुल भाग लगभग 2% पाया जाता है। यानी हमारी पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 2% जो होता है वो बर्फ़ और ग्लेशियर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भूजल, यानी हमारी धरती पे जो जल होता है, सारे जल का केवल 0.63% है। यानी हमारी पृथ्वी पर जितना जल पाया जाता है, हमारी ज़मीन पर जितना जल पाया जाता है वो लगभग 0.63% है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पृथ्वी के 71% क्षेत्रफल पर जल है। ये हमारी पृथ्वी है जैसे कि, ठीक है, क्या ये हमारी पृथ्वी है।
तो क्षेत्रफल यानी कि जितना उसका एरिया होता है, ठीक है। तो इसमें लगभग 71% पे हमारे क्या होता है, ये 71% पे हमारा जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है 71% एरिया पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी पर जल की प्रचुरता के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो हम इससे क्या समझते हैं फ्रेंड्स? तो इससे हम ये समझते हैं कि जब हमारी पृथ्वी है उस पर पानी तो बहुत है, प्रचुरता यानी बहुत ज़्यादा पानी है, और उसी के कारण उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा पानी होता है, पानी का कलर नीला होता है, और उसकी वजह से हमारी पृथ्वी का जो कलर है वो भी नीला होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। तो हमने क्या कहा, जो हमारे महासागर होते हैं वो जलमंडल के मुख्य भाग है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो हमारे महासागर होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर 5 महासागर है, कि जो महासागर है वो जलमंडल के मुख्य भाग है। तो हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर है। पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। फ्रेंड्स मैं एक बात बताऊं, ये जो मैंने 5 महासागर लिखे हैं ये बड़े से छोटे लिखे हैं, यानी सबसे बड़ा जो हमारा महासागर है वो प्रशांत महासागर, उससे छोटा अटलांटिक, फिर हिंद, फिर दक्षिणी, फिर आर्कटिक। सबसे छोटा हमारा महासागर आर्कटिक महासागर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना, प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यानी कि अगर हम अपनी पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटते, ये हमारी पृथ्वी है, इसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, तो इसके 1/3 हिस्से पर तो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत महासागर इतना बड़ा है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी पर जलमंडल जल चक्र से संचालित होता है। यानी हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो हमारा जलमंडल होता है उसको चलाने वाला जल चक्र होता है, ठीक है। जल चक्र से हमारी पृथ्वी पर पानी को संचालित किया जाता है, चलाया जाता है। अब ये जल चक्र क्या है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। अभी मैंने बताया ना आपको, जैसे कि ये समुद्र वगैरह कुछ है, इसके ऊपर ये सूरज की किरणें जो ताप होती है उसके कारण हमारा जो पानी होता है वो वाष्पित हो जाता है, यानी भाप बन जाता है, ठीक है, ठंडा होने के कारण। और फिर ये ऊपर जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है, हमने भी आपको बताया था वायुमंडल के अंदर एक ऐसी परत आती है जिसके अंदर ये संघनन हो जाता है, यानी उस परत के अंदर बादलों का निर्माण होता है। तो फिर ये ऊपर जाता है, ऊपर जाते जाते टेम्परेचर जो होता है, जो तापमान होता है वो गिरता रहता है, कम होता रहता है। तो जो तापमान होता है वो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता रहता है, ठंडा होता रहता है, ठीक है, जिसके कारण जो जलवाष्प होती है ऊपर जाके जम जाती है। तो यही बोला इन्होंने, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, और ठंडा होने के कारण, ऊपर जाने से ठंडा होने के कारण जलवाष्प जो होते हैं वो संघनित होकर बादल का निर्माण कर लेती है। किसका? बादल का निर्माण कर लेते हैं। और यहाँ से यह वर्षा, फिर यहाँ से बादलों से क्या होता है? ये बारिश के रूप में, हिम तथा वृष्टि के रूप में, हिम यानी बर्फ के रूप में, और वृष्टि यानी ओले जो होते हैं उसके रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जिस प्रक्रम में जल, यानी जिस प्रक्रम यानी कि जिस नंबर के हिसाब से, यानी पहले वाष्पित होता है, फिर ऊपर जाता है, संघनित होता है, फिर नीचे आता है, तो जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, भाप बनना, पानी बनना, ओले बनना, बर्फ बनना, तो ये अपना स्वरूप बदल रहा है, ठीक है। और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाते रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र क्या होता है? जल चक्र होता है हमारा जो जल अपने स्वरूप को बदलकर हमारे धरती के बीच में, महासागर वायुमंडल के बीच में चक्कर लगाता रहता है, इसी को जल चक्र कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं अपने जल चक्र को। जैसे कि ये हमारा सूरज है और यहाँ पर हमारी ये समुद्र यानी पानी है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा जो ये सूरज है ये अपनी किरणें डालता है। क्या डालता है? किरणें डालता है। अपने ताप के कारण ये जो हमारा पानी है ये वाष्पित हो जाता है, इसका क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है, यानी भाप में बदल जाता है। फिर ये जो हमारा भाप होती है ये ऊपर जाती है, ऊपर जाके ठंडे होकर संघनन के कारण, संघनन का मतलब होता है फ्रेंड्स वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें जो भाप होती है वो ठंडी होकर बादल को बनाती है, उस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, ठीक है। तो वाष्पीकरण यानी कि जो हमारी भाप होती है वो ठंडी होकर बादल का निर्माण करती है, इस प्रोसेस को संघनन कहते हैं। और फिर इसके थ्रू वर्षण के थ्रू यानी बारिश के थ्रू ये जो होती है नीचे हमारी वापस से धरती पर आ जाता है। अब वो बारिश से भी आ सकता है, ओले के उसमें भी आ सकता है रूप में, या फिर बर्फबारी भी होती है ना, जैसे कि अभी हमारे कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, तो बर्फ़ के रूप में भी नीचे आ सकता है, ठीक है।
तो ये हमारा जल चक्र हो गया। अब ये जो जल चक्र है हमेशा ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा स्थल मंडल। क्या है हमारा? स्थल मंडल। स्थल मंडल को इंग्लिश में लिथोस्फेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। स्थल मंडल यानी इसके अंदर हम हमारी पृथ्वी के बारे में, हमारी भूमि के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी जो होती है उसके अंदर वैसे तो मेनली 3 परतें होती हैं, लेकिन वो भी अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो हमारी सबसे ऊपरी परत होती है, लेकिन ये जो हमारी पृथ्वी है इसकी जो सबसे ऊपरी परत होती है, ये वाली जो सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं स्थल मंडल। इस परत की मोटाई, ये जो हमारी स्थल मंडल की जो परत होती है, इस ऊपरी परत होती है, इसको वैसे भूपर्पटी बोलते हैं, ठीक है। हमारी पृथ्वी जो होती है वो 4 परतों में, मतलब 3 परतों में डिवाइड होती है। पहली भूपर्पटी, मेंटल एंड क्रोड, ठीक है। तो जो भूपर्पटी होती है और जो हमारी मेंटल की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, ये तो हमारी हो गई भूपर्पटी, इसके अंदर होती है हमारी मेंटल। जो मेंटल की जो सबसे ऊपरी परत होती है, इन दोनों को मिलाकर ही क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल, ठीक है। तो हम इसमें यही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस परत की मोटाई, ये जो हमारी स्थल मंडल की जो परत थी, इस परत की मोटाई 30 से 40 किलोमीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पृथ्वी की इसी परत पर महाद्वीप और महासागर स्थित हैं। ये जो हमारी सबसे ऊपरी परत होती है, इसी परत पर हमारी क्या होते हैं? महाद्वीप और महासागर स्थित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में उतरते हैं, तापमान तथा दबाव बढ़ता जाता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी हो गई, तो हम पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे, खोदते हुए जैसे पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे, तो जो तापमान होता है और जो दबाव होता है वो बढ़ता चला जाता है। तापमान बढ़ना यानी कि गर्म होता चला जाता है, ठीक है, और जो दबाव होता है वो भी बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो आप सबने पढ़ा ही होगा। तो उसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो हमारा दबाव होता है वो पृथ्वी के अंदर बढ़ता चलता है, जो प्रेशर होता है। चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। भीतरी परत यानी जो सबसे अंदर की जो परत होती है, सबसे अंदर की जो परत होती है उसको क्रोड कहते हैं। अच्छा, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। क्या फ्रेंड्स? ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो भूपर्पटी होती है, उसके नीचे वाली परत मेंटल होती है। लाइक ये जो हिस्सा करते हैं हम ऐसा करते हैं, ये हमारी भूपर्पटी हो गई, ये हमारी मेंटल हो गई, और ये जो सबसे अंदर वाली परत हो गई ये हमारी क्रोड हो गई। तो जो हमारी सबसे अंदर की जो परत होती है, जो भीतरी परत होती है, क्रोड होती है। तो क्रोड का तापमान जो होता है 5000 से 6000 केल्विन तक होता है। अभी मैंने बताया जैसे हम पृथ्वी के परतों में अंदर जाते जाएंगे, अंदर जाते जाएंगे, तो जो तापमान है वो बढ़ता चला जाएगा। तो वो तापमान बढ़कर 5000 से 6000 डिग्री केल्विन तक हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी पृथ्वी की जो हमने वो पढ़ी थी ना 3 परतें, भूपर्पटी और उसके बाद जो हमारी मेंटल एंड क्रोड, ये जो तीनों परतें पढ़ी थी हमने, तीनों को अलग अलग से पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्रोड। हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, तो हमारी जो क्रोड है वो सबसे आंतरिक, सबसे अंदर की परत होती है। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड को भीतरी और बाह्य क्रोड में विभाजित किया जाता है। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, वैसे तो मेनली इसकी 3 परतें होती हैं, लेकिन ये जो परतें होती हैं ये भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, ठीक है, विभाजित होती हैं। तो यही हमने बताया, जो सबसे आंतरिक परत होती है वो क्रोड होती है, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत हो गई, तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 1 2। ये हो गई हमारी आंतरिक यानी कि भीतरी क्रोड, और ये हो गई हमारी बाह्य क्रोड, ठीक है। भीतरी यानी कि अंदर वाली, बाह्य यानी कि बाहर वाली क्रोड। तो क्रोड में भी 2 हो गई। इसे बाहर की तरफ करके देखें तो ये हमारी क्रोड हो गई। तो क्रोड की 2 परतें हो गई, ये हो गई हमारी बाह्य क्रोड, ये हो गई हमारी भीतरी क्रोड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्रोड लोहा और निकल के मिश्र धातु से बना होता है। यानी जो हमारा क्रोड होता है ये लोहा और निकल के मिश्र धातु, यानी मिश्र का मतलब होता है मिक्स, ठीक है ना, जो एक दूसरे से मिले होते हैं। तो ये इसके मिश्र धातु से बना होता है, इसमें ये दोनों मिश्रित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्रोड की बाह्य परत, यानी क्रोड की जो बाहरी परत है, ये वाली जो बाहरी परत है, ठीक है। क्रोड की जो बाहरी परत है द्रव अवस्था में है। द्रव अवस्था यानी कि द्रव का मतलब क्या होता है? जो लिक्विड जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। द्रव होता है वो जो लिक्विड होता है। लिक्विड यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल अवस्था में होता है, ठीक है। ठोस अवस्था में ना होकर तरल अवस्था में होता है। जो चीज़ें बहती हैं उसकी कोई खुद की एक शेप नहीं होती, ठीक है। तो क्रोड की जो बाह्य परत होती है वो द्रव अवस्था में होती है, पानी की तरह होती है। तथा भीतरी परत और जो इसके अंदर की जो परत होती है ये ठोस अवस्था में होती है, ठीक है।
द्रव यानी कि हम इसे कह सकते हैं पानी जैसी, अगर हम इन्हें तुलना करें तो, और ठोस अवस्था यानी कि किसी लकड़ी का फट्टा, तो ये ऐसी होती हैं। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्रोड की लगभग 10% सतह ऑक्सीजन और सल्फर से बनी मानी जाती है। यानी ये हमारा क्रोड हो गया, तो हमारी क्रोड की जो ऊपरी सतह हो गई ये जो 10% होती है ये किसकी बनी होती है, ऑक्सीजन और सल्फर से बनी मानी जाती है। क्योंकि ब्रह्मांड यानी हमारी धरती पर में ये जो तत्व हैं, कौन से, ऑक्सीजन और जो सल्फर हैं, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इनकी कोई कमी नहीं है, तथा पिघले हुए लोहे में आसानी से घुल जाते हैं। और ये ऑक्सीजन और जो सल्फर है ये पिघले हुए लोहे में अच्छे से घुल जाते हैं। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसलिए माना क्योंकि जो हमारा क्रोड होता है वो लोहा और निकल से बना होता है। तो उसके अंदर जो लोहा होता है, उस पिघले हुए लोहे के अंदर ये जो हमारा ऑक्सीजन और सल्फर है ये आसानी से घुल जाते हैं। तो हम इसलिए कह सकते हैं, इसलिए हम ये माना जाता है कि जो क्रोड की लगभग 10% सतह होती है वो ऑक्सीजन और सल्फर की बनी होती है। ओके, सो चलिए हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, मेंटल। तो जो हमारा मेंटल होता है ये हमारे क्रोड के ऊपर वाली लेयर होती है, यानी दूसरी परत होती है, बीच वाली परत होती है। तो पृथ्वी के मध्य भाग को, यानी पृथ्वी के बीच का जो भाग होता है उसको मेंटल कहते हैं। यह ठीक भूपर्वती के नीचे होती है। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। ये वाली जो हो गई, ये हो गई हमारी भूपर्वती। क्या हो गई, भूपर्वती। ये अंदर वाली हो गई हमारी मेंटल, और ये सबसे अंदर वाली जो हो गई ये हो गई हमारा क्रोड। क्रोड तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं मेंटल। तो उसने कहा पृथ्वी के मध्य भाग को मेंटल कहते हैं, ये जो इसका बीच का जो भाग है इसको मेंटल कहते हैं। और ये ठीक भूपर्वती के नीचे होती है, भूपर्वती इसके ऊपर है और ये ठीक भूपर्वती के नीचे होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह लगभग 2900 किलोमीटर मोटा है। तो ये जो हमारी परत है इसकी मोटाई कितनी होती है, 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह ओलिविन और पाइरोक्सिन खनिज संसाधनों से बनी होती है। ये जो हमारी परत होती है मेंटल, ये ओलिविन और पाइरोक्सिन खनिज संसाधनों से बनी होती है। खनिज संसाधन वो पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी से प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। हमें जो भी पदार्थ हमें प्रकृति रूप से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, उन संसाधनों को खनिज संसाधन कहते हैं, ठीक है, उन पदार्थों को। तो ओलिविन और पाइरोक्सिन हमें मेंटल से खनिज संसाधन के रूप में मिलते हैं। तो इसका माना जाता है कि जो ओलिविन और पाइरोक्सिन है खनिज संसाधनों से बनी होती है। चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटल की ऊपरी परत। ये जो हमारा मेंटल हो गया, ठीक है, बीच की जो मध्य परत होती है। अब इसकी जो ये ऊपरी परत होती है, ठीक है, इसकी जो ये ऊपरी परत होती है एस्थेनोस्फीयर, क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। इसकी ऊपरी परत को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, कमजोर परत होती है। पृथ्वी की जो ऊपरी, इसके मेंटल की जो ऊपरी परत होती है, ये वाली जो परत होती है कमजोर परत होती है और इसको एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेंटल सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, लोहा तथा एल्यूमिनियम का बना होता है। जो हमारा मेंटल होता है इसमें सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, लोहा और एल्यूमिनियम जो होते हैं इनसे बना होता है ये। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भूपर्वती, यानी कि जो हमारा अगला है ये हम भूपर्वती परत के बारे में पढ़ेंगे। तो भूपर्वती हमारी सबसे ऊपरी परत होती है, पृथ्वी के सबसे बाह्य भाग यानी बाहरी भाग को भूपर्वती यानी इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई। हमारी पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग है, ये वाला जो भाग है इसको भूपर्वती कहते हैं और इसको ऊपरी परत भी कहते हैं पृथ्वी की, ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ सबसे पतली परत होती है, ये सबसे पतली परत होती है। अभी हमने पहले पॉइंट में मतलब स्टार्टिंग में पढ़ा था स्थलमंडल की, किया है कुछ ही किलोमीटर तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाह्य भूपर्वती, मुख्य रूप से ग्रेनाइट से बना हुआ है। अब एक बात, बाह्य भूपर्वती यानी कि भूपर्वती जो हमारी ये लेयर है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे कि ये हुआ हमारा भूपर्वती, तो इसको ऐसे कर दिया, ये हो गया हमारा बाह्य भूपर्वती, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा बाह्य भूपर्वती, और ये हो जाएगी हमारा आंतरिक, ठीक है। तो ये हमारी 2 परतें हो गई। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है बाह्य भूपर्वती, जो हमारी बाहरी भूपर्वती होती है ये वाली, ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट से बना होता है, यानी ये जो है ग्रेनाइट से बनी होती है, ठीक है। यहाँ मुख्य रूप से मेनली यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, इस बाह्य भूपर्वती में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जैसे सिलिकॉन जो खनिज जो होते हैं ये पाए जाते हैं। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं इस वाली परत के अंदर, जिसके कारण इसे सियाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सियाल। इंग्लिश में बोलूँ तो ये वाला SIAL,
सियाल लेयर कहते हैं, जिसके कारण इसे सियाल लेयर कहते हैं। Si का मतलब सिलिकॉन एंड Al का मतलब एल्यूमिनियम। फ्रेंड्स साइंस के अंदर ये जो हमारे Si और Al है ये हमारे साइंटिफिक नेम्स यानी उनके एक तरीके से उनके चिन्ह के रूप में काम होते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन के लिए हम Si यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए हम Al यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको सियाल लेयर भी कहते हैं। चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आंतरिक भाग। जो हमारा आंतरिक भाग होता है यानी कि जो हमारा अंदर वाला भाग होता है वो मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। किससे? बेसाल्ट चट्टानों से। ऊपर वाला जो था हमारा बाह्य भाग वो ग्रेनाइट से होता है, आंतरिक भाग हमारा बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। इस भाग में मुख्य रूप से ये जो हमारा भाग होता है इसके अंदर सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, और हमारे पहले वाले भाग के अंदर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाए जाते थे, तो इसलिए इस भाग को सीमा लेयर कहा जाता है। सीमा कैसे? सिलिकॉन Si से सिलिकॉन एंड Ma से मैग्नीशियम। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा सभी प्रमुख भूदृश्य, ये तो फ्रेंड्स हम भूपट्टी तो क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो बोलता है हमारा सभी प्रमुख भूदृश्य यानी जितने भी सारे भूदृश्य हैं जैसे कि सागर, पर्वत, झील, नदी आदि स्थलमंडल में ही पाए जाते हैं। जो हमारे सागर होते हैं, पहाड़ होते हैं, झील होती है, नदियाँ होती हैं, ये सब स्थलमंडल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जैव मंडल। तो हमारा नेक्स्ट है जैव मंडल। फर्स्ट पॉइंट है इसका स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल का वह क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है उसे जैव मंडल कहते हैं। तो जैव मंडल कहते हैं किसे? स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल का वो क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधिकांश जीवन जमीन पर, यानी अधिकांश जीव जो होते हैं वो जमीन पर पाए जाते हैं। जमीन से कुछ किलोमीटर ऊपर पाए जाते हैं तथा नीचे पाए जाते हैं, कुछ किलोमीटर नीचे पाए जाते हैं। तो ज़मीन के ऊपर जैसे कि हम जानवर होते हैं कुछ वो पाए जाते हैं। ज़मीन से कुछ नीचे जो होते हैं कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो ज़मीन के नीचे रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ज़मीन के ऊपर यानी हवा में पाए जाते हैं। तो जो जीव कैसे जो हवा में पाए जाते हैं वो पक्षी वगैरह हो गए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भूमध्य रेखा और उसके आसपास सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये हमारा पॉइंट क्या कहता है? जो भूमध्य रेखा होती है यानी हमारी जो पृथ्वी होती है उसके बीच की जो एक भूमध्य रेखा होती है, उस रेखा और उसके आसपास जो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा जीव जो होते हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग तरह के जो जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं वो पाए जाते हैं भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महासागरों की गहराई में भी जीवन पाया जाता है। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट? कि जो महासागर होते हैं उनकी गहराई में भी जीवन पाया जाता है। हाँ फ्रेंड्स, हम सबको पता है महासागरों की गहराई में जीवन पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो समुद्री पेड़ पौधे होते हैं, समुद्री घास होती है जो समुद्रों के नीचे पाई जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी मछलियाँ या फिर बहुत सारे ऐसे महासागर यानी समुद्री जीव जंतु होते हैं जो समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पृथ्वी का वह भाग, हमारी पृथ्वी का वो हिस्सा जो जीवित प्राणियों एवं पेड़ पौधों के रहने योग्य होता है उसे इकोस्फीयर कहा जाता है। यानी हमारी पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ पे जीवित प्राणी जैसे कि हम हैं, जानवर है और जो पेड़ पौधे हैं वो हिस्सा उनके रहने के लायक होता है, उसे इकोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जैव मंडल क्लियर हुआ। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, आप हमारी सोशल साइट जैसे कि हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप हमें वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।